नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिमाचल की जो नदियां हैं वो हैं चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिमाचल प्रदेश का नदी तंत्र। पहले ये देख लेते हैं कि जो जो नदियां हैं, उनका वैदिक नाम, संस्कृत नाम, उनका उद्गम और उनका जल अधिग्रहण क्षेत्र, जिसे वाटरशेड एरिया भी कहते हैं, वो क्या क्या है। एक टेबल में आपके सामने लेके आया हूँ, बनाया है मैंने। उसमें देखो, सतलुज सतलुज नदी जो पहली है, सतलुज सतलुज को सतुद्री वैदिक नाम है उसका, और संस्कृत में उसको शतुद्रु कहते हैं। और इसका उद्गम स्थान है राकसताल मानसरोवर के पास है, जो तिब्बत में है। जल अधिग्रहण क्षेत्र सतलुज का 30.69% है, जो हिमाचल का सबसे ज्यादा जल अधिग्रहण क्षेत्र सतलुज का ही है। तो ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये आ सकता है कि सबसे ज्यादा जल अधिग्रहण क्षेत्र किस नदी का, तो वो है सतलुज नदी का। इसके बाद है चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम है असिकनी, अस्कनी, सॉरी असिकनी नहीं, अस्कनी। और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। लाहौल स्पीति में इसे चंद्रभागा नाम से ही जानते हैं। तांदी, इसका उद्गम तांदी जो लाहौल स्पीति में है वहाँ होता है। चंद्र और भागा दो नदियां हैं। वो उनके संगम के बाद चंद्रभागा शुरू होती है, जिसे चिनाब कहते हैं। आगे जाके ये चिनाब बन जाती है। चिनाब के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है 14.2%। उसके बाद है रावी। रावी को वैदिक, रावी का वैदिक नेम है पुरुषनी, और संस्कृत में इसको इरावती कहते हैं। यह इसका उद्गम है बड़ा बंगाल कांगड़ा में। और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है 9.9%। अगली है ब्यास। ब्यास को वैदिक नेम, ब्यास का वैदिक नाम है अजीर किया। और संस्कृत में इसको विपाशा बोलते हैं। और इसका उद्गम स्थल कुल्लू जिले में रोहतांग के पास ब्यास कुंड है। और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 24.5% है। और यमुना, यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी, और संस्कृत में भी इसका कोई कालिंदी ही कहते हैं। और उद्गम स्थान है यमुनोत्री, यमुनोत्री जो उत्तराखंड में है। और इसका हिमाचल में जल अधिग्रहण क्षेत्र, ये हिमाचल का जल अधिग्रहण क्षेत्र है। जो वाटरशेड एरिया है वो हिमाचल का है। ये हिमाचल की बात हो रही है। जो ये वाला यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइटर, ये हाईलाइटर है। ये जो ये वाला ये है, ये जल अधिग्रहण क्षेत्र हिमाचल का है। तो ये यमुना का जल अधिग्रहण क्षेत्र है 1.6%। उसके बाद अ, ये तो था टेबल, जिसमें हमने देखा कि नदी, उसका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, और उद्गम कहाँ, उद्गम उसका वो कहाँ से शुरू हुई है, और उसका जल अधिग्रहण क्षेत्र क्या है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे हिमाचल की सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब, ये सिंधु नदी तंत्र का भाग है। जो सिंधु नदी है उनकी सहायक नदियां हैं ये सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। जैसे पंजाब में ब्यास सतलुज में मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब में ब्यास सतलुज की सहायक नदी है। उसी तरह जो रावी है वो भी चिनाब के साथ मिलती है, तो वो भी पंजाब में मिलती है। पंजाब या पाकिस्तान वाले पंजाब में मिलती है। तो जो रावी है वो चिनाब की सहायक नदी है। और ये जो सारी नदियां हैं, आगे चल के चिनाब और सतलुज सिंधु नदी के साथ मिलती है। तो ये जो सतलुज और चिनाब है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इस तरह से ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में मिलती है। तो ये जितनी भी नदियां हैं, ये सिंधु नदी का तंत्र है। जबकि जो यमुना है और उसकी सहायक नदियां जो हिमाचल में बहती हैं, ये हिमाचल से होके हिमाचल से निकलती हैं, हिमाचल में होकर बहती हैं, वो गंगा नदी तंत्र का भाग है। क्योंकि यमुना गंगा की सहायक नदी है, और जितनी भी हिमाचल की नदियां जो यमुना की सहायक नदियां हैं, वो भी गंगा नदी तंत्र का ही भाग मानी जाती हैं। मानी क्या जाती हैं। जल घनत्व के आधार पर चिनाब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। और हिमाचल में सबसे लंबी बहने वाली नदी ये सतलुज है। और सबसे छोटी नदी हिमाचल की वो यमुना है। चाहे जल अधिग्रहण क्षेत्र की बात की जाए या उसकी लंबाई की बात की जाए। तो ये तो देखा हमने भी कि सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, और यमुना सबसे छोटी है। और जल घनत्व के आधार पर चिनाब, क्योंकि चिनाब में जितना पानी है उतना हिमाचल की किसी अन्य नदी में नहीं है, तो जल घनत्व के आधार पर चिनाब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। अब हम आज ये जो नदियों का, जो मैंने हिमाचल की नदियों पे मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा।
क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए आज इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सतलुज और उसकी सहायक नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं अगले वाले वीडियो में। अब सतलुज की बात कर लेते हैं। सतलुज सतलुज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत की दक्षिणी ढलानों में तिब्बत की मानसरोवर झील की समीपवर्ती झील राकस ताल से हुआ है। तिब्बत में सतलुज को लोंगछेन, खम्बाया या मुक्संग कहा जाता है। ये आ जाता है कई बार भाई, तिब्बत में सतलुज को किस नाम से जानते हैं, तो लोंगछेन, खम्बाया या मुक्संग कई बार आ जाता है। और यूनानियों ने सतलुज को हेसिद्रस हेसिड्रस कहा या जराद्रस नाम दिया। उसके बाद सतलुज किन्नौर के शिपकिला, जो शिपकिला दर्रा है, जो हमारा है ना, NH-22 था जो ओल्ड नेम, और जिसे भारत हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय मार्ग भी कहते हैं, जो किन्नौर जिले के शिपकिला दर्रे से तिब्बत को जोड़ता है, हिमाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है, वहां से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद यह बिलासपुर जिला, और ये कहाँ से हिमाचल को छोड़ती है, वह बिलासपुर जिला के भाखड़ा गांव से हिमाचल को छोड़ के पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सतलुज हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है। एंटर का मतलब शिपकिला दर्रा, और कई बार आता भी है शिपकिला दर्रे के बारे में, और भी कई तरह के क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए ये किन्नौर में है शिपकिला दर्रा, जहाँ से सतलुज हिमाचल में प्रवेश करती है, और ये दर्रा किन्नौर में है, और ये हिमाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी हम साथ साथ में इसको जो इंटरलिंक जानकारियाँ कहते हैं, इंटरलिंक इन्फॉर्मेशन, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, उनको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हिमाचल में सतलुज किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर जिलों से होकर बहती है। किन्नौर को तो सतलुज लगभग दो भागों में बांटती है। उसके बाद रामपुर और ज्यूरी के पास यह शिमला जिले में प्रवेश करती है। एक तरफ इसके शिमला जिला है, दूसरी तरफ इसके कुल्लू जिला की सीमा को भी टच करती है। उसी तरह यह मंडी और शिमला की भी सीमा निर्धारित करती है। फिर उसके बाद सोलन और मंडी जिला की सीमा भी थोड़ी थोड़ी निर्धारित करती है, और उसके बाद ये बिलासपुर जिले से होकर बहती है। तो सतलुज के तट पर जो प्रमुख शहर बसे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो किन्नौर में नामग्या, कल्पा, रिकांगपिओ। कल्पा और रिकांगपिओ थोड़े थोड़े दूर हैं, लेकिन इनको सतलुज के साथ ही जोड़ा जाता है। जबकि रामपुर, सुन्नी, तत्तापानी और बिलासपुर ये तो बिल्कुल तट पर बसे हुए शहर हैं या प्रमुख स्थान हैं जो सतलुज के साथ है। सतलुज की कुल लंबाई जो सतलुज की कुल लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। ये कहाँ से है, ये जहाँ से सतलुज निकलती है और जहाँ ये सिंधु नदी के साथ मिलती है, वो ये लंबाई की बात हो रही है। और हिमाचल में यह 320 किलोमीटर सफर तय करती है। सतलुज का जल ग्रहण क्षेत्र, अभी हमने इससे पिछले वाले में देखा था कि 30.70% इसका जल ग्रहण क्षेत्र अधिग्रहण क्षेत्र है हिमाचल में। लेकिन ये जो 20,000 के करीब है, 20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है, वो अगर हम उसको प्रतिशत के आधार पर कहेंगे तो वो लगभग 30.70% है। अगर हम दूसरे तरीके से कहेंगे तो 20,000 वर्ग किलोमीटर है, और यह हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी भी है, और इसका जल ग्रहण या अधिग्रहण क्षेत्र भी सबसे ज्यादा है, जिसे वाटरशेड एरिया भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सतलुज किन्नौर जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह बडहाल, ज्यूरी स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। यह शिमला जिला की सीमा कुल्लू और मंडी जिले के साथ निर्धारित करती है। बाद में यह मंडी जिला की सीमा सोलन और बिलासपुर जिले के साथ भी निर्धारित करती है। यह कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। तो कई बार इस तरह से भी आ जाता है कि सतलुज शिमला जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है, तो बडाल, ज्यूरी, बडाहल आता है ज्यादातर, ज्यूरी के पास है ये बडाल। और फिर भी बिलासपुर जिले में कहाँ प्रवेश करती है, कसोल गांव है, सो वहां से ये बिलासपुर में प्रवेश करती है। ये आपका जो कोल डैम है उससे थोड़ा सा ऊपर है ये कसोल, वहां पे कोल डैम सतलुज नदी पे ही बना है। और यह मंडी और जो बिलासपुर की सीमा है उसके एक तरफ कोल डैम की मंडी जिला लगता है, और दूसरी तरफ बिलासपुर है, और ये सतलुज के ऊपर बना है कोल डैम प्रोजेक्ट। इसके बाद जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, उस दिन हम इसको कोल डैम के बारे में पढ़ेंगे।
और जो गोविंद सागर झील है सतलुज नदी पर बनाई गई है। जो गोविंद सागर झील है ना, भाखड़ा बांध जब बना था आजादी के बाद, भाखड़ा बांध बना था, तो ये गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर बनाई गई, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और ये गोविंद सागर झील में जो पुराना बिलासपुर था वो लगभग लगभग डूब गया था। अब जो नया शहर है बिलासपुर का, उससे हम जब बरसात होती है तो हम गोविंद सागर झील को देख सकते हैं। वैसे भी झील काफ़ी बड़ी है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैली हुई है, लेकिन जो इसका असली रूप है वो हमें बरसातों में ही दिखता है, जब पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं सतलुज की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख सहायक नदियां जो हिमाचल में हैं वो उनमें से सबसे प्रमुख बसपा और स्पीति है। तो पहले देख लेते हैं स्पीति कहाँ से निकलती है। यस, स्पीति नदी। स्पीति नदी, जैसे स्पीति घाटी है, लाहौल स्पीति जिले में लाहौल और स्पीति दो अलग अलग घाटियां हैं, एक स्पीति है एक लाहौल है। तो जो स्पीति नदी है यह लाहौल स्पीति जिले के कुंजुम दर्रे से निकलती है और खाब जो नामग्या के पास है, वहां पे सतलुज नदी में मिलती है। तो स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद है बसपा नदी। यह भारत तिब्बत सीमा के नेला दर्रे से निकलती है और सांगला या बसपा घाटी से होते हुए कड़छम जो है ये जल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना प्रोजेक्ट, पन बिजली परियोजना भी है कड़छम के पास। तो वो जब हम वो मैंने पहले बोला कि जब हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको देख लेंगे कि कच्छ में कौन सी परियोजना चलती है जो बसपा नदी के ऊपर बनी हुई है। तो करचम के पास या सतलुज में मिलती है बसपा नदी। उसके बाद है नोगली खड्ड, यह रामपुर में सतलुज नदी में मिलती है। सोनखड्ड यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है, जिन्हें 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। जब हम ये जिलावार पढ़ेंगे उस दिन हम ये देख लेंगे कि 16 सिंगी श्रेणी किस जिले में पड़ती है, और इसके बारे में ज़्यादा उस वक्त हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सहायक नदियाँ सतलुज की प्रमुख प्रमुख हैं। और भी आ जाता है कई बार कि कौन यह सतलुज की सहायक नदी है या नहीं है, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि या इस तरह से आ जाता है। जैसे ये नीचे मैंने अन्य सतलुज की अन्य जो सहायक नदियाँ हैं ना, जैसे बोलेंगे भावा भावा खड्ड या भावा नदी किस नदी की सहायक नदी है, इस तरह से भी आ जाता है। तो अन्य नदियां भी देख लेते हैं सतलुज की सहायक नदियां कौन कौन सी है। एक है तेती, मुलगुन, पांगी नाला, ये किन्नौर में है ज़्यादातर। नोटी, भावा ये किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियाँ। उसके बाद बिमला, इमला ये मंडी जिले से निकलती हैं। और मशकारी देवी की जो वो ढलानें हैं करसोग की तरफ, वहां से निकलती हैं और ये सतलुज में मिलती हैं। तो ये सतलुज की सहायक नदियां इमला, बिमला, शहरो, तिरनुड, डुलिंग, दड़गी, पनगार, छोत, ये कसहड़, ये सब सतलुज की सहायक नदियां। और भी बहुत सारी खड्डे या नाले होंगी, पर ये प्रमुख प्रमुख हैं, हमें इतना कर पता होना चाहिए। तो ये तो थी सतलुज के बारे में जानकारी। इसमें हमने देखा कि सतलुज की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और सतलुज को कहाँ से निकलती है, सतलुज को तिब्बत में क्या कहते हैं, और यूनानियों ने सतलुज को क्या कहा। जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त उन्होंने, जो उनके इतिहासकार थे, उन्होंने सब नदियों के नाम अपने हिसाब से रखे थे। उसके बाद सतलुज किन किन जिलों से होकर जाती है ये सब हमने देख लिया। तो ये तो था आज का इस हिमाचल की नदियों का पहला पार्ट। इसमें हमने सतलुज के बारे में पढ़ा, और साथ में देखा कि कौन कौन सी नदियों के वैदिक नाम और संस्कृत नाम और उनका जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको अगली 2-3 नदियों के बारे में और पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ये नदियों वाला कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।